फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। आज हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं ये प्रॉब्लम कौन कौन से। नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास, नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या गिवन है। नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम में ये गिवन है, एक स्मॉल बॉब है जिसका मास 100 mg है, चार्ज प्लस का 10 माइक्रोकूलम है, जिसको कनेक्ट कर रखा है टू एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से, जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है। ये मेरे पास चार्ज है और इसको कनेक्ट किया एक इंसुलेटिंग थ्रेड से, जिसकी लेंथ कितनी गिवन है 1 मीटर गिवन है, और ब्रॉड नियर टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग शीट। देखिए कैसी शीट है ये, नॉन कंडक्टिंग शीट है ऑफ चार्ज, और इसकी डेंसिटी कितनी है सिग्मा आ गई है। इफ स्ट्रिंग सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये जो स्ट्रिंग है इस शीट से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 45 एंगल फॉर्म कर रहा है विद दिस शीट, और ये किस कंडीशन पे रखा हुआ है चार्ज, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रखा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस शीट की चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है। क्लियर है, हम इसको रीड्रॉ करते हैं। क्या गिवन है, मेरे पास ये एक शीट है और ये शीट भी कैसी है नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग शीट है, और इससे एक थ्रेड कनेक्टेड है, थ्रेड से एक चार्ज कनेक्टेड है, और इसमें जो चार्ज है वो है प्लस का 10 माइक्रोकूलम का, और ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा है 45। टेंशन लगेगा इस डायरेक्शन में। कंपोनेंट अगर ब्रेक करें, देखिए ये 45 है, वर्टिकल से इसका एंगल भी कितना हो जाएगा 45। कंपोनेंट ब्रेक करें, ये हो जाएगा t cos 45, और यहां पर कितना मिल जाएगा मुझे t sin 45। तो इस चार्ज में मास भी है, कितना है 100 mg है, तो वेट एक्ट होगा कहां की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या यहां तक बात क्लियर है। अब ये शीट है, अगर ये शीट नॉन कंडक्टिंग है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, और कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यही शीट नॉन कंडक्टिंग अगर होती, नॉन कंडक्टिंग के लिए इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गई बात। तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, ये भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, तो रिपल्शन फोर्स एफ को मैं लिख सकता हूं Q इंटू E। क्लियर हो गई बात। अब ये किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होने के कारण इसका एक्स एक्सिस में नेट फोर्स और वाई एक्सिस का नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। इक्विलिब्रियम करते हैं, दोनों को इक्वल करते हैं, देखिए t sin 45 ये बैलेंस करेगा किसको, F इज इक्वल टू QE को, और ऊपर वाला जो y एक्सिस में लगा है t cos 45 ये बैलेंस करेगा किसको, वेट को, mg को। हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। क्या कर रहे हैं यहां पर, डिवाइड। देखिए t से t कैंसिल होगा, sin 45 cos 45 की वैल्यू सेम है, ये भी कैंसिल होगा, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 1 इज इक्वल टू QE अपॉन mg। तो यहाँ पे mg इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं QE, और E को हम क्या लिखेंगे, देखिए E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और हमें फाइंड क्या करना था यहाँ पर सिग्मा। तो सिग्मा को सेपरेट किया जाएगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट mg अपॉन में कितना आ जाएगा Q। वैल्यू पुट करिए, सिग्मा इज इक्वल टू 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12। मास देखिए कितना है 100 मिलीग्राम, ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻6 kg। ये g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 अपॉन चार्ज कितना मिला है मेरे पास 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10⁻6। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए क्या होगा, 10 है तो 10 से 10 कैंसिल होगा, 10⁻6 10⁻6 से कैंसिल होगा, तो यहां पर देखिए 10⁻12, ये है 100, तो वैल्यू हो जाएगी 10 यहां पर अगर हम देखें तो वैल्यू बन जाएगी ये 10⁻10। अब उसके बाद देखिए 2 इंटू 8.85, तो 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 10, 8 का हो जाएगा 2 से 16, तो ये बन जाएगा आपका 17.7 इंटू 10⁻10। आंसर पे अगर गौर करें तो आंसर मेरे पास दे रखा है नैनोकूलम 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 नैनोकूलम, और आंसर मेरा यहाँ पर आया है 10⁻10, तो इसको भी हमें नैनो में कन्वर्ट करना होगा, वैल्यू हो जाएगी 1.7 इंटू 10⁻9। अगर हम इस पे देखें तो मेरे पास कौन सा आंसर मिलेगा, फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या गिवन है, देखिए दो इनफाइनाइट आइडेंटिकल चार्ज शीट है
जो आपके पास आइडेंटिकल चार्ज शीट है और अचार्जिकल आपके चार्ज स्फेरिकल बॉडी है जिसकी चार्ज डेंसिटी आपके पास रो गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना है? देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी एंड सी एंड डी। तो हमारे पास दो चार्ज शीट है, एक स्फेरिकल बॉडी है और इसके पास सब क्या है? चार्ज है। तो हमें क्या फाइंड करना है? ए बी सी डी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए दो मेरे पास शीट हो गई, ये शीट है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है। क्लियर हो गया? नॉन कंडक्टिंग शीट है। अगर मैं इसके मिड वाले पोर्शन पे देखूं, इसके दोनों के बीच वाले पोर्शन पे देखूं, इस शीट को फर्स्ट मान लेते हैं, इस शीट को सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे होगी, सेकंड के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अवे होगी। फॉर्मूला होता है इसका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं होगी, नो डिपेंड ऑन डिस्टेंस। तो मेरे पास इनसाइड पे कितना गिवन है पॉइंट? एक बी है और एक ए है। अगर मैं इधर ध्यान दूं, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं, सपोज ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सपोज मान लेते हैं ए है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे क्या रहेगा? सेम। E2 की वैल्यू, E1 की वैल्यू यहां पर भी सेम, बी पर भी सेम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहां पर? 0। तो हम कहेंगे EA इज इक्वल टू EB, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। किसके कारण? हम कहेंगे शीट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये स्फेरिकल बॉडी बनाऊं, इस पे भी तो चार्ज है और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पर। जो पॉइंट इस सरफेस के पास में होगा स्फेरिकल, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। जो पॉइंट इस स्फेरिकल सरफेस से दूर होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। अगर हम देखें ए वाला पॉइंट इस बॉडी के पास में है और बी वाला पॉइंट इस बॉडी से दूर है, तो इसका मतलब ई ए ग्रेटर होगा किसके कारण? बी के कारण। किसके कारण? ड्यू टू स्फेरिकल बॉडी के कारण। क्या बात क्लियर होगी? चलिए आउटसाइड पे पहुंचे। आउटसाइड में अगर मैं शीट के कारण देखी तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये चला जाएगा लेफ्ट साइड में और इस शीट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? लेफ्ट साइड में। क्लियर है? यहां पर अगर यहां पे आउटसाइड पे ध्यान दें तो फर्स्ट वाले के कारण राइट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड वाले कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? राइट साइड पे हो। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा शीट का, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा क्या उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा? तो दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम। किसके कारण? इस शीट के कारण। चेंजमेंट किसके कारण आएगा? इस स्फेरिकल बॉडी के कारण। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने नोटेशन किया है डी, इस पॉइंट को नोटेशन किया है सी। तो देखिए डी वाला पॉइंट स्फेरिकल बॉडी के पास पर है, तो पास में है, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ये वाला पॉइंट देखिए इस स्फेरिकल बॉडी से बहुत दूर है, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगा। तो हम कह सकते हैं डी वाले पॉइंट पे शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और सी वाले पॉइंट पर शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। चेंज किसके कारण होगा? इस स्फेरिकल बॉडी के कारण। अगर ये पास पर रखा है तो डिस्टेंस कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ये पॉइंट स्फेरिकल बॉडी से दूर रखा हुआ है, दूर रखा जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो EC इज इक्वल टू ED होगा किसके कारण? ड्यू टू शीट के कारण। बट स्फेरिकल बॉडी के कारण देखें तो ED इज ग्रेटर देन EC, किसके कारण हो जाएगा? ये ड्यू टू स्फेरिकल बॉडी। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब रिलेशन पे ध्यान दें। रिलेशन पे देखें, पहला है EA वेक्टर और EB वेक्टर, मतलब आपके पास A और B पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, तो ये ऐसा नहीं होगा, ना EC ED पे इक्वल होगा। EA ग्रेटर होगा EB से, EA ग्रेटर होगा EB से, बिल्कुल चलिए ठीक है। बट EC इक्वल टू ED तो ये भी नहीं होगा। EC इज नॉट इक्वल टू ED, बिल्कुल सही, EC और ED इक्वल नहीं होंगे। EA इज ग्रेटर देन EB, तो भैया EA इज ग्रेटर देन EB, इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और फोर्थ वाले में मॉड इक्वल हो सकता है लेकिन EC इज ग्रेटर देन ED, बट जब हमारा क्या आ रहा है ED इज ग्रेटर देन EC आएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें देखिए क्या हो रहा है।
दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर P और S है, जो इस पे चार्ज कितना है, Q चार्ज है, दोनों पे चार्ज कितना Q है ऑन ईच, रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को, कितने फोर्स है, 16 न्यूटन से। और एक तीसरा आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर R, एक और तीसरा कौन सा है, आइडेंटिकल अनचार्ज स्फेरिकल बॉडी है, जिसको हमने नाम क्या दिया है, R दिया है, ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद दी टू स्फीयर, जिसको हमने क्या करते हैं, बारी बारी से टच करते हैं, P के साथ, देन उसके बाद S के साथ टच किया है। तो बताइए नया फोर्स P और S के बीच में कितना होगा। तो बेसिकली ये कंडक्शन मेथड है। पहले आपके पास एक अनचार्ज स्फीयर है, कौन सा, R वाला, इसको हमने टच किया पहले P के साथ, फिर उसके बाद टच किया S के साथ। तो दोनों का हमें पास टच करने के बाद क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। तब हमें बताना है कि P और S के बीच में कितना नया फोर्स लगेगा। देखिए गिवन क्या है मेरे पास, एक स्फेरिकल बॉडी P, एक स्फेरिकल बॉडी S, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा S, इस पे चार्ज Q है और इस पे भी चार्ज कितना हो जाएगा Q। डिस्टेंस मान लेते हैं कहां पर प्लेस्ड है R। तो दोनों के बीच में फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 16 न्यूटन। और हम जानते हैं फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहाँ डिस्टेंस से कोई बात नहीं है, तो इसको हम मेंशन नहीं करेंगे। हम किसको मेंशन करेंगे, सिर्फ चार्ज को। क्या बात समझ में? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोनों चार्ज कितना है, Q है, ये हो जाएगा Q स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 16 न्यूटन के। अब हमने क्या किया, P बॉडी है जिसपे चार्ज Q है, टच करते हैं हम R बॉडी से जिसपे चार्ज 0 है, तो P बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, Q/2। R पे भी कितना आ जाएगा, Q/2। इसके कारण, कंडक्शन मेथड के कारण, कंडक्शन मेथड के कारण दोनों में चार्ज क्या होगा, इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हम कह सकते हैं R पे कितना आ गया मेरे पास, Q/2। अब इसी R को हम टच करेंगे किसके साथ, S के साथ। पहले S पे कितना चार्ज था, Q, R पे कितना हो जाएगा, Q/2। तो अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, Q प्लस Q/2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 3Q/4। तो S पे भी चार्ज आ जाएगा 3Q/4 और R पे भी चार्ज आ जाएगा कितना, 3Q/4। और हमें फाइंड किस पे करना था, हमें करना था S और P पर। तो P पे चार्ज कितना, Q/2, S पे चार्ज कितना, 3Q/4। फिर से रख लेते हैं इस तरीके से, ये P है, इसमें हो गया Q/2, ये S है, ये जाएगा 3Q/4। तो यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, Q/2 इंटू 3Q/4। सॉल्व करिए, ये जाएगा 3/8 Q स्क्वायर, Q स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 16 न्यूटन, ये जाएगा 3/8 इंटू 16, 8 से जाएगा 2 बार, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, 6 न्यूटन के। पहले फोर्स कितना लग रहा था, वो लग रहा था 16 न्यूटन, अब न्यू फोर्स कितना लगा है टच होने के बाद, 6 न्यूटन। तो ऑप्शन मेरे पास 6 न्यूटन दिया हुआ है, कौन सा, सेकंड ऑप्शन। इसका मतलब कौन सा करेक्ट रहेगा, 6 न्यूटन, मतलब सेकंड ऑप्शन। चलिए स्टार्ट करें एक और न्यू प्रॉब्लम को देखें। ये हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, ध्यान दीजिए, देखिए, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है जो सस्पेंड हुआ है किससे के साथ, एक आइडियल स्ट्रिंग के साथ। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा, और ये स्ट्रिंग एक दूसरे से कितना एंगल फॉर्म कर रही है, थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर द एंगल रिमेन्स द सेम। और जब इस सिस्टम को हम कहां पे डिप करते हैं, वाटर एक न्यू मीडियम पे डिप करेंगे, तो भी इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, सेम रहेगा। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज दिस 1.5 ग्राम पर cc। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर विल बी, हमें क्या फाइंड करना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है। तो देखिए क्या गिवन है मेरे पास सपोज मानिए ये आइडेंटिकल स्ट्रिंग है जिसमें मैंने दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर हैं, मास दोनों का m, चार्ज दोनों का q, और दोनों के बीच ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग कितना एंगल फॉर्म कर रही है, थीटा एंगल। कब, जब ये एयर पर है। सपोज इसको हमने कहा डिप कर दिया, वाटर पे कर दिया है, वाटर पे भी मास कितना रहेगा m, चार्ज कितना q, मास m, चार्ज q, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, थीटा डैश। प्रैक्टिकली देखा जाए
तो थीटा डैश की वैल्यू कम होगी किससे, थीटा से। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर क्या रहेगा, एक परमिटिविटी आएगी, परमिटिविटी के कारण ये फोर्स को रिड्यूस करेगी, तो जितना फोर्स रिड्यूस होगा उतना ही एंगल क्या होगा, छोटा होगा। तो हम जानते हैं थीटा डैश इज लेस देन थीटा रहेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या है कि दोनों ही एंगल कैसे हैं, इक्वल है, थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, फॉर्मूला बनता है k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम। मीडियम कौन सा है मेरे पास, मीडियम आ गया है वाटर, वाटर मीडियम है। सीजीएस में कंडीशन दे रखी है, तो सीजीएस में वाटर की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन बॉडी की डेंसिटी गिवन है 1.5, ये वैल्यू हो जाएगी 1.5। सॉल्व कर लीजिए इसको, 1 अपॉन 1.5 माइनस 1, नीचे वाला 1.5 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 अपॉन हो जाएगा 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, ये आएगा 3। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3 हो जाएगी। क्या बात समझ में ही नहीं आई? जब भी एंगल इक्वल हो, एयर पे और मीडियम पे एंगल इक्वल हो और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना हो, तो फॉर्मूला लगता है ये k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम, जहां पे डिप किया है, और डेंसिटी ऑफ बॉडी, जिस बॉडी को वहां पर हमने डिप किया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अगर हम गौर करें, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जो ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसफर टू एन इरेगुलर मेटेलिक डिस्क एज शोन इन फिगर। हमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 आर चार्ज डेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट्स, देन चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम गिवन है, ये प्रॉब्लम है इरेगुलर शेप की, और इरेगुलर शेप जब भी आपको दिखे तो आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। इरेगुलर शेप जब भी आपको दिखे तो नंबर फर्स्ट पॉइंट, जो मेरा चार्ज होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सेकंड, सिग्मा जो होगा वो 1/r होगा। थर्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा होगा। और फोर्थ, जो पोटेंशियल होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r0। r0 मतलब इंडिपेंडेंट होगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये r क्या है, तो r कहलाता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब देखिए ये आर्क जिस सर्कल का पार्ट है उसका रेडियस ही इस आर्क का क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर से देखिए ये जो पार्ट है, ये आर्क जो है जिस सर्कल का पार्ट है उस सर्कल के रेडियस को हम क्या बोलेंगे, इस आर्क का रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं हमें क्या निकालना है, सिग्मा। तो सिग्मा निकालने का मतलब है हमें कंसीडर करना पड़ेगा ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कंसीडर करना होगा। तो हमें सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ध्यान दीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए सेकंड और फोर्थ का रेडियस ऑफ कर्वेचर बिल्कुल सेम होगा क्योंकि एक ही सर्कल के पार्ट है। देन उसके बाद होगा थर्ड वाले का, और देन उसके बाद होगा किसका, फर्स्ट वाले का। तो मैं लिख सकता हूं R4 जो होगा वो R2 के बराबर होगा, और उसके बाद ये R3, देन उसके बाद कितना हो जाएगा, R1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चार्ज डेंसिटी और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इसका मतलब जो R है उसका हमें अपोजिट करना होगा। सबसे छोटा किसका है, R1, सिग्मा 1 सबसे बड़ा होगा, देन सिग्मा 4, देन सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 4। क्या बात, बिल्कुल ये हो जाएगा 4 3, ये 3 है, ये हो जाएगा आपके पास 3, यहां हो जाएगा सिग्मा 3, देन उसके बाद हो जाएगा सिग्मा 4 इज इक्वल टू सिग्मा 2। चलिए ऑप्शन पे ध्यान देते हैं, ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास। पहला गिवन है सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3। देखिए सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3 बिल्कुल करेक्ट है। सिग्मा 2 सिग्मा 4 के इक्वल है, सिग्मा 2 सिग्मा 4 के इक्वल है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आइए सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 जो होगा वो ग्रेटर होगा सिग्मा 2 से। सिग्मा 3 इज ग्रेटर देन सिग्मा 4, तो सिग्मा 3 इज ग्रेटर देन सिग्मा 4, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट था। तीसरे पे आइए, यहां ये ग्रेटर का साइन लगेगा। सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 4, मतलब ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा 3, बट यहां पर है ग्रेटर देन, यहां पर गिवन है लेस देन, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा।
तो मेरे पास ए बी सी तीन ऑप्शन करेक्ट है, तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए बी और सी, ये तीन क्या होंगे हमारे पास करेक्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, ये रहा नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है, देखिए मेरे पास दो चार्ज है Q1 Q0 और ये इंक्लाइन प्लेन पे है। देखिए क्या गिवन है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q0, चार्ज दिया है 2 माइक्रोकूलम, इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो कहां पर प्लेस है, इंक्लाइन प्लेन में। मास ऑफ ईच पॉइंट चार्ज इज 20 ग्राम। दोनों चार्जेस का जो मास है वो कितना आ जाएगा, 20 ग्राम आ जाएगा। Assume that there is no friction between charge and plane. इस वाले प्लेन में जहां चार्ज प्लेस है इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। For the system of 2 point charges to be in equilibrium, the height h is equal to this। और दोनों ही चार्जेस किस कंडीशन पे रखे हुए हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रखे हैं। तो मुझे ये h की हाइट बतानी है, कुछ गिवन है h is equal to x इंटू 10⁻³ मीटर, और हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी होगी। क्या बात क्लियर है? चलिए कैसे करते हैं, तो देखिए इसको फिर से अगर रीड्रॉ किया जाए, चलिए इसी में देख लेते हैं। मान लेते हैं ये चार्ज Q0, ये चार्ज Q0 है, ये भी चार्ज Q0 है, दोनों ही पॉजिटिव है मान लेते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, एक फोर्स ये लगेगा रिपल्सिव फोर्स, ये हो गया आपके पास F इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इसमें मास भी है तो वेट कहां जाएगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये 30 है, ये 90 है, ये एंगल कितना हो जाएगा 60। कंपोनेंट तोड़िए यहां पर, ये हो जाएगा mg cos 60 डिग्री। देखिए इस पे नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, एक फोर्स ऊपर की तरफ और mg cos 60 कहां, नीचे की तरफ। अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है तो दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ध्यान दें, F इज इक्वल टू हो जाएगा mg cos 60 डिग्री। ठीक, F को हम क्या लिख सकते हैं, K Q0 स्क्वायर अपॉन, मान लेते हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, R है। ये है K Q0 स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू cos 60 की वैल्यू 1/2, ये जाएगा mg/2। क्लियर बात? अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है h की वैल्यू फाइंड करना है। तो फिर से ट्राइंगल पे बात करें, देखिए ये है h और ये डिस्टेंस हमने मान ली है कितनी, r। ये एंगल है 30 गिवन है, ये 90, इसको हम मान लेते हैं बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो हमें r की वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, h में। तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हुआ, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी sin 30। sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर गिवन है h, हाइपोटेनस है r, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो r इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा मुझे, 2h। यहाँ पे प्लेस कर देते हैं r की वैल्यू, ये हो जाएगा k Q0 का स्क्वायर, r स्क्वायर हो जाएगा 4, h स्क्वायर इज इक्वल टू mg/2। h स्क्वायर उधर ले जाइए, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, k Q0 का स्क्वायर अपॉन 2 इधर आ जाएगा mg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर h स्क्वायर। फिर से सॉल्व करते हैं, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, k अंदर रहेगा 2mg और q स्क्वायर है तो यहां पर आ जाएगा Q0। वैल्यू पुट करिए, k की वैल्यू की 9.0 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 2। मास कितना गिवन है, मास गिवन है 20 ग्राम। 20 ग्राम है तो 20 इंटू 10⁻³ इंटू 10, और q की वैल्यू गिवन है मेरे पास 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻⁻6। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 10⁻³ तो एक 10 और इसका 20 का एक 10 हुआ, तो कितना बचा 10⁻⁻1, ऊपर जाएगा ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻, एक 1 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 10⁻10 अपॉन नीचे आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6, अंडर रूट पे ओपन करिए, 9 का हो जाएगा 3, 10 का पावर हो जाएगा 5, 4 का हो जाएगा 2, 2 इंटू 10⁻⁻6, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 10⁻⁻6 और 10⁻5 ये हो जाएगा -1, 3 इंटू 10⁻⁻1 हमारे पास गिवन है। अब आंसर पे ध्यान दीजिए, आंसर मेरे पास किस पे पूछ रहा हुआ, x इंटू 10⁻⁻3 और हमारा आंसर आ रहा है किस पे 10⁻⁻1। इस फॉर्मेट पे अगर मुझे लाना हो तो यहाँ पे h की वैल्यू जाएगी 3 इंटू 10⁻⁻1
फॉर्मेट पे लाएंगे 300 इंटू 10⁻³ इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी मेरे पास 300। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर आंसर जो मिलेगा x वो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है मेरे पास। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स ईच हैविंग अ मास 10 ग्राम एंड चार्ज 2 इंटू 10⁻⁷। दो मेरे पास चार्ज पार्टिकल है जिसका मास है 10 ग्राम और चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁷ ग्राम। प्लेस कर रखा है एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर। कहां पर रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल टेबल पर। और दोनों जो स्फीयर है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल एल, सच दैट दे स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। और दोनों ही सेम चार्ज बॉडी है और दोनों ही किस कंडीशन पे, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड द टेबल इज 0.25, जिस टेबल पे रखे हैं, जिस प्लेन पे ये प्लेस्ड है वहां पर एक फ्रिक्शन है म्यू, म्यू फ्रिक्शन लगा हुआ है। यहाँ पे कोएफिशिएंट की वैल्यू आपके पास कितना है, 0.25। फाइंड करना है हमें एल की वैल्यू कितनी होगी। मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ एक चार्ज बॉडी है, ये एक चार्ज बॉडी है। सपोज मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। इस पे भी चार्ज कितना मान लेते हैं आपके पास क्यू, इस पे भी चार्ज कितना हो जाएगा क्यू। और दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना गिवन है, एल। दोनों ही सेम पोलैरिटी में चार्ज है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, रिपल्शन फोर्स। बाहर की तरफ यहाँ पर रिपल्शन, यहाँ भी आउटसाइड पे कितना लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो ये बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगी ड्यू टू द रिपल्शन फोर्स। लेकिन उन्होंने एक बात और बोली है, यहाँ पर एक फ्रिक्शन भी एक्ट है और जिसमें म्यू की वैल्यू गिवन है 0.25। मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू हो जाएगी 0.25 होगी। तो जब बॉडीज बाहर की तरफ मूव करेंगी तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, अंदर की तरफ। यहां से भी फ्रिक्शन कहां लगेगा, अंदर की तरफ। अब एक और आपके पास यहां पर कहा गया ये स्टे है किसमें, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में स्टे, मतलब ये कहीं मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है और जो फ्रिक्शन लगेगा ये क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे Fr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को कहा जाता है म्यू एन, जिसको हम बोलते हैं म्यू इनटू mg। Fr हो जाएगा k क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू mg। हमें l की वैल्यू फाइंड करनी है, हो जाएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन म्यू mg इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ k अपॉन म्यू mg इंटू क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा q। अंडर रूट करिए, k की वैल्यू कितने गिवन है, हो जाएगा 9.0 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाई म्यू गिवन है 0.25 इंटू m, मास गिवन है आपका कितना 10 ग्राम, हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ इंटू g की वैल्यू 10 और चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁷, 2 इंटू 10⁻⁷। अब सॉल्व करिए जरा इसको, देखते हैं। ठीक है, 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा और ये -3 ऊपर जाएगा तो कितना होगा, प्लस में 12 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻12 अपॉन 25 इंटू 2 इंटू 10⁻⁷। इसमें अंडर रूट हटाइए तो 9 का हो जाएगा 3, 12 का हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 25 का हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁷। तो अगर हम देखें तो ये बन जाएगा 6/5, 6/5 इंटू 10 हो जाएगा -1, 6/5 हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻1। लेकिन हमारे पास ऑप्शन किसमें गिवन है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ध्यान दीजिए 12 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻1 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या गिवन है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे क्या है हमारे पास, एक दो चार्जेस हैं ईच इक्वल टू क्यू। दो चार्ज है जिसपे टोटल चार्ज यानी कि इक्वल चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है और कैप्ट कर रखा है x इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू a पर और किसके अलाउंग, x एक्सिस के अलाउंग। और पार्टिकल ऑफ मास m, एक अदर पार्टिकल जिसका मास कितना होगा
m होगा और उसका चार्ज कितना होगा, q/2 चार्ज होगा। प्लेस कर रखा है कहां पर, ओरिजिन पे प्लेस है, is placed at the origin. If the charges q naught is given to a small displacement along the y-axis, जो आपका ओरिजिन में आपका चार्ज प्लेस था, इसको हमने y-axis में क्या प्रोवाइड किया, डिस्प्लेसमेंट। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, तो हमें ये बताना है कि उस पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लगा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। ऑप्शन है y माइनस वाई, 1/y या माइनस का 1/y। तो कैसे किया जाएगा, देखिए यहाँ पे ओरिजिन मान लेते हैं, इस पॉइंट का ओरिजिन 0,0 और ये पॉइंट हो जाएगा माइनस का ए पॉइंट पे प्लेस है कौन सा, मान लेते हैं क्यू चार्ज, और प्लस ए पे जो प्लेस है वो मान लेते हैं कितना है, एक और क्यू चार्ज। क्लियर हो गई बात। और अब सेंटर पे क्या रखा है, ओरिजिन पर क्यू नॉट रखा है जिसकी वैल्यू है प्लस का q/2। मतलब यहां पर अगर मैं देखूं, इस सेंटर पे रखा हुआ है कितना, क्यू नॉट वैल्यू रखी हुई है, इसको हमने डिस्प्लेस किया है, क्यू नॉट इज इक्वल टू q/2, ये भी पॉजिटिव है। और कितने डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया है, मान लेते हैं इसको डिस्प्लेस किया, तो यहां से ये हटाते हैं, ये y डिस्टेंस तक हमने डिस्प्लेस किया है। अब देखिए कौन कौन से फोर्स एक्ट होंगे, अगर हम गौर से देखें, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन, दैट इज F1। फिर यहां से देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इसको मान लेते हैं F2। ये भी डिस्टेंस a है और ये y है, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे देखिए यहां पर भी a है, y है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों ही ट्राइंगल सेम है, जब दोनों ही ट्राइंगल सेम है, यहां हम मान लेते हैं एंगल थीटा, यहां हम क्या मान लें, एंगल थीटा, यहां भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब यहां पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये भी एंगल कितना, थीटा, यहां भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। दोनों का कंपोनेंट ऊपर की तरफ जो जाएगा वो कितना हो जाएगा, F1 cos थीटा, और सेकंड वाले का भी कितना हो जाएगा, F2 cos थीटा। ये हॉरिजॉन्टल वाले क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो F1 फोर्स है उसका मॉड और जो F2 फोर्स है उसका मॉड क्या होगा, इक्वल। क्यों, क्योंकि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अगर मैं F1 पे ध्यान दूं तो ये चार्ज है Q नॉट, पेयर ऑफ चार्ज मिलेगा Q नॉट। भाई अगर F2 पे ध्यान दूं, यहाँ भी पेयर ऑफ चार्ज है Q और Q नॉट, मतलब दोनों ही फोर्स में पेयर ऑफ चार्ज बराबर है, डिस्टेंस भी देखिए बराबर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो अपवर्ड में कितना फोर्स मिल जाएगा, नेट, F नेट हो जाएगा मेरे पास 2F, क्योंकि दोनों ही की वैल्यू को हम कितना मान लेते हैं, मान लीजिए F, 2F cos थीटा, 2 इंटू F कितना हो जाएगा, K Q नॉट अपॉन में आ जाएगा कितना, ये डिस्टेंस है आपके पास a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू cos थीटा, cos थीटा कहलाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये 90 हो गया, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा आपका, हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ये हो जाएगा आपके पास y अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। क्लियर है यहां तक। सॉल्व करते हैं तो 2k, Q नॉट की वैल्यू हो जाएगी Q/2 अपॉन में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पावर 1, ये 1/2, तो टोटल हो जाएगा 3/2 इंटू कितना y, कैंसिल आउट करिए, 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट होगा, वैल्यू हो जाएगी k Q स्क्वायर y अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, दैट इज f। हम जान रहे हैं, देखिए यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत छोटा है, तो y को हमें क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट, a से स्मॉल है तो y को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे तो ये नीचे वाला पोर्शन जो होगा उसमें से y कैंसिल आउट होगा, ये नेगलेक्ट होगा, तो a का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, a क्यू स्क्वायर y अपॉन में कितना आ जाएगा, a क्यू। अब f देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए k भी कांस्टेंट, q स्क्वायर भी कांस्टेंट, a क्यूब भी कांस्टेंट, इसका मतलब f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, y। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। चलिए एक चीज और इसी पे ध्यान देते हैं,
अगर ये बॉडी ऊपर ना जाकर के, सपोज ये Q था, यहां भी Q था, और ये होता माइनस का Q/2, फोर्स अगर नीचे की तरफ लगता, फोर्स अगर नीचे की तरफ लगेगा तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, माइनस ऑफ y के। ऊपर की तरफ जाएगा तो प्लस y है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा तो कितना मिलेगा मेरे पास, माइनस का y है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, थ्री चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, ये प्लेस है एज शोन इन द फिगर। द x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन -Q1, -Q1 पे हमें क्या बताना है, नेट फोर्स का x कंपोनेंट बताना है। देखिए यहां पर क्या फॉर्म है, माइनस का Q3, और ये इस वाले पॉइंट पर है माइनस का Q1, देन यहां पर हमें मिलेगा प्लस का Q2, जो किसमें है, x एक्सिस पे। y एक्सिस अगर यहां पर फॉर्म करें, y एक्सिस अगर फॉर्म करते हैं, यहां था माइनस का Q1, y एक्सिस पे अगर हम देखें y, ये x Q3 वाला कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा कर रहा है। अब यहां पर क्या होगा, Q3 Q1 दोनों ही नेगेटिव हैं, नेगेटिव होने के कारण इसमें क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, इसको मान लेते हैं F1। वर्टिकल को और बढ़ाते हैं, अगर ये एंगल थीटा तो यहां भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, ये कॉस, यहां पर कितना हो जाएगा, साइन। चलिए इसको बाद में देखते हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो F1 पे फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन, ये हो जाएगा F2। क्लियर है बात। अगर ये नेट फोर्स है, अगर इसी का हम x कंपोनेंट देखें, इसका x कंपोनेंट कितना मिलेगा, तो हम कहेंगे F1 साइन थीटा, क्योंकि यहां पर कितना होगा, F1 cos थीटा। तो x एक्सिस पे फोर्स ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, F1 साइन थीटा, प्लस में कितना हो जाएगा, F2। ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी गिवन है, a, और यहां पर ये डिस्टेंस कितनी गिवन है, b। देखिए F1 कितना होगा, ये F1 किसके कारण है, Q3 के कारण, ये हो जाएगा k Q1 Q3 अपॉन a स्क्वायर, और साइन थीटा प्लस F2 पे ध्यान दीजिए, F2 इन दोनों के बीच में, तो F2 कितना हो जाएगा, k Q1 Q2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 20। तो डायरेक्टली प्रपोजल निकालना है, कॉमन निकालिए बाहर, k Q1 बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा Q3 बाई a स्क्वायर साइन थीटा प्लस Q2 बाई b स्क्वायर। तो Fx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q3 बाई a स्क्वायर साइन थीटा प्लस Q2 बाई कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। क्लियर है। यहां पर ऑप्शन पे ध्यान दें, देखिए cos थीटा कैंसिल आउट, cos थीटा कैंसिल आउट, ये रहा साइन थीटा और ये रहा साइन थीटा। देखिए यहां पर है Q2 बाई बी स्क्वायर, Q2 बाई बी स्क्वायर प्लस Q3 बाई ए स्क्वायर, Q3 बाई ए स्क्वायर, मतलब ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर नेगेटिव है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा मेरे पास, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए और देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कह रहा है, एक मेटेलिक रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, as shown in figure. AC and BD are two mutually perpendicular diameter. Electric field due to arc AB to O is E. Electric field E है magnitude में. What would be the magnitude of electric field at O due to arc ABC? ABC कारण बताए। तो देखिए ये मेटेलिक हमारे पास क्या हो गया, मेटेलिक रिंग हो गई, और मेटेलिक रिंग पर दो डायमीटर हैं A, C, और ये हो जाएगा B, और यहाँ पे कितना हो जाएगा D। अब क्वेश्चन पे ये पूछा गया है, जो आर्क है AB, ये AB आर्क है, इस पे चार्ज कितना है, पॉजिटिव का, ये सेंटर पॉइंट है O, तो इस आर्क के कारण इस सेंटर O पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E। तो हम आर्क के कारण जानते हैं मिड पॉइंट से लगेगा, ये हो जाएगा E, ये एंगल 45, यहां भी एंगल कितना होगा, 45। अब उसने पूछा टोटल आर्क ABC बताएं, ABC के कारण बताएं। देखिए B और C पे भी ध्यान दें, क्या B और C भी A और B की तरह सिमेट्री है, इसके कारण भी कहां लगेगा, बिल्कुल यहां पर E, एंगल यहां पर भी कितना हो जाएगा, 45, ये भी 45, ये भी 45। अगर दोनों कंपोनेंट लेते हैं और दोनों की वैल्यू देखिए कितना है, सेम, तो अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट देखूं तो दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो इसका सिर्फ एक ही मिलेगा आपको कंपोनेंट, कौन सा वाला, x वाला।
यहाँ पे हो जाएगा E cos 45, इसका भी हो जाएगा E cos 45, तो टोटल हो जाएगा मेरे पास 2E cos 45, 2E cos 45 हो जाएगा 1/√2, 2 से √2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी E√2। क्या बात क्लियर है? चलिए ऑप्शन पे ध्यान दें, ऑप्शन पे आता है मेरे पास कौन सा, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2E। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या गिवन है मेरे पास, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या गिवन है देखिए, टू स्मॉल बॉल्स जिनका मास 10 ग्राम है, चार्ज -2 माइक्रोकुलम और 2 माइक्रोकुलम है, जिसको अटैच किया गया है किसके साथ, टू एंड्स ऑफ वेरी लाइट रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 20 मीटर। दो चार्ज हैं, -2 माइक्रोकुलम और 2 माइक्रोकुलम, जिसको अटैच किया गया किससे, एक रिजिड रॉड के साथ अटैच किया है, और रॉड की लेंथ कितनी है मेरे पास, 20 सेंटीमीटर गिवन है। द अरेंजमेंट इज नाउ प्लेस्ड नियर एन इनफाइनाइटली नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट। देखिए फिर से क्या आ गया, नॉन कंडक्टिंग आ गया। नॉन कंडक्टिंग शीट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, विथ यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी ऑफ 100 माइक्रोकुलम पर मीटर स्क्वायर। शीट की डेंसिटी मिल गई है 100 माइक्रोकुलम पर मीटर स्क्वायर, और जो लेंथ ऑफ रॉड, जो रॉड है जिसपे ये दोनों चार्ज हैं, उसका एंगल कितना है, 30 डिग्री है, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, जनरेटेड बाय चार्ज शीट। नेट टॉर्क हमें बताना है, ये प्रॉब्लम आता है टॉर्क का। तो देखिए मान लेते हैं ये शीट है, नॉन कंडक्टिंग शीट है, इस नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, अवे, और इसकी वैल्यू होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या बात क्लियर है? अब इसी पे हमने क्या रख दिया है, एक रॉड रखा है, और ये जो रॉड का एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना है, 30 डिग्री है। यहां पर एक चार्ज रख दिया है Q, और यहां पर भी मान लीजिए ये प्लस का Q, और यहां पे रख दिया गया है हमने माइनस का Q। क्लियर है? यहां तक ये चार्ज हो जाएगा, मान लेते हैं माइनस का Q, और डिस्टेंस टोटल कितनी है, 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट और क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रॉस हटेगा तो आ जाएगा Pe साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो डाइपोल मोमेंट देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यही डाइपोल मोमेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंगल कितना मिलेगा, 30। तो इसको मैं कह सकता हूं Pe साइन 30 डिग्री, P हो जाएगा Q इंटू 2L E साइन 30 डिग्री। अब Q की वैल्यू रखिए, Q मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोकुलम, 2 इंटू 10⁻⁻6, 2L कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10⁻⁻2 इंटू E कितना है मेरे पास, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। सबकी वैल्यू फिर से रखते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻6, 20 इंटू 10⁻⁻2, सिग्मा गिवन है 100 माइक्रोकुलम, माइक्रो है तो ये हो जाएगा आपके पास 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सॉल्व करिए, देखिए 10⁻⁻6 10⁻⁻6 10⁻⁻12 कैंसिल आउट होगा, क्या बचा हुआ है, ये 2 कैंसिल आउट होगा, इस 2 से ये जाएगा 10 टाइम्स, और अब ये है 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻2 और 100 ये कैंसिल आउट होगा, ये वैल्यू मिल जाएगी मेरे पास 10/8.85 न्यूटन मीटर। यही है टॉर्क की वैल्यू, और सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। बेसिकली 10/8.85 न्यूटन मीटर, यही क्या कहलाएगा हमारे पास, टॉर्क कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, ये है, देखिए क्या गिवन है इसमें, कंसीडर ए सर्कुलर लूप दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एंड हैज अ रेडियस a√2। एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस कितना गिवन है, a√2। फाइंड द पोजीशन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हमें उसके जेड एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट ढूंढना है, ठीक, कार्टेशियन सिस्टम, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम इफ द रिंग वाज assumed टू बी प्लेस्ड इन xy प्लेन। देखिए जो सर्कुलर लूप है उसको हम क्या मान के चल रहे हैं, रिंग मान लेंगे,
और रिंग को कौन से प्लेन पे रखा है, XY प्लेन पे रखा है, तो उसके Z एक्सिस पे वो पॉइंट बताएं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो। हम जानते हैं अगर ये रिंग है और इसका रेडियस r है, टोटल चार्ज q है, और इसके x एक्सिस या z एक्सिस जो भी आप कहें, क्योंकि xy प्लेन पर है, z एक्सिस ये होगा। इस z एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट P है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E = K qx अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा। क्लियर है? अब हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को पोजीशन के रिस्पेक्ट में, और कितना कर देंगे, 0 के इक्वल करेंगे। अगर हम इसको देखते हैं तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी आपके x = r/√t√2। जब हमारे पास पोजीशन रेडियस का 1/√2 टाइम्स होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। तो हमारे पास देखिए रेडियस की वैल्यू गिवन है a√2, यहां पर हम लिखते हैं x = a√2/√2, तो वैल्यू आ गई a। तो इसका मतलब सेंटर से a डिस्टेंस पे अगर मैं चलूंगा तो a डिस्टेंस पे पहुंचते ही, मान लीजिए ये a डिस्टेंस है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ऑप्शन पे ध्यान दें, कौन सी डिस्टेंस पे पहुंचना है, a/√2 नहीं होगा, a/2, ये रहा आपका थर्ड ऑप्शन, कितना हो जाएगा a। सेंटर से अगर मैं a डिस्टेंस पे जाता हूं अलोंग द z एक्सिस, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, नेक्स्ट में देखिए क्या गिवन है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट थ्रेड हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। एक मेरे पास रॉड है जो यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है। एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अलोंग द सर्कुलर पाथ हैविंग एक्सिस अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। एक जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके चारों तरफ क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर रोटेट हो रहा है। द ग्राफ दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ, हमें ग्राफ बनाना है किसके बीच में, उस इलेक्ट्रॉन जो भी रोटेट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। किसका रेडियस, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस, मतलब r और काइनेटिक एनर्जी के बीच में हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो जरा ध्यान दें, ये मेरे पास एक यूनिफॉर्मली रॉड है और इसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा है, मान लेते हैं। अब देखिए यहां से हमने सोचा कि ये r डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सर्कुलर पाथ पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ये इलेक्ट्रॉन है b स्पीड से रोटेट करेगी। तो जब ये रोटेट करेगी तो क्या होगा, इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन एक्ट करवाएगा, ये रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो कितना होगा रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो फोर्स कितना हो जाएगा, लैम्डा इलेक्ट्रॉन का चार्ज E अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्लियर है यहाँ पर? तो फोर्स मुझे मिल गया है। ये फोर्स किसके कारण है, ये शीट के कारण फोर्स लग रहा है, किस पर, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है। अब हमें क्या चाहिए, ये फोर्स किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं Fe = FCP। Fe कितना, लैम्डा E अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा mv²/r। r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये है mv²। अगर मैं यहाँ पे 1/2 की मल्टीप्लाई करूं तो एक काइनेटिक एनर्जी फॉर्म करेगा। 1/2 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लैम्डा E अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 mv²। mv² दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी। अब इस पे आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए 1/2 इज ए कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, E कांस्टेंट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट, मतलब काइनेटिक एनर्जी की पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ग्राफ कौन सा होगा, पहला होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं, तीसरा होगा नहीं, कौन सा मिलेगा मुझे, सेकंड। देखिए r चेंज करते जाइए, सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस बार बार चेंज करेंगे तब भी काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट पे ध्यान दें, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आइए। ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम, इस पे देखिए क्या दे रखा है, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये पॉइंट P है, इस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया है along y axis is 0, इस P पॉइंट पर y एक्सिस के along इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें रेशियो बताना है किसका, Q3/Q2। ये रहा Q3,
ये रहा Q2, दोनों का रेशियो है 8/5 अंडर रूट एक्स। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखें इसको, सपोज मानते हैं ये मेरे पास चार्ज है, ये हो गया प्लस का Q2, ये हो गया माइनस का Q3, ये पॉइंट P है और ये यहां पर है, इस तरीके से फॉर्म है। ये डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट P हमने बनाया है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव का Q0 चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव करंट फोर्स इस डायरेक्शन पे रहेगा, ये हो जाएगा F। यहां पर वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपके पास? F। अगर मैं इधर देखूं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे फोर्स कहां मिलेगा? ये F1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? F2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 2 है, ये 4 है, पाइथागोरस लगाएंगे तो हो जाएगा 16 प्लस 2 4 कितना? 20, अंडर रूट 20। और यहां हो जाएगा ये 3, ये 4, 16 प्लस 6 ये हो जाएगा कितना? 16, और ये हो जाएगा 3 का कितना? 9, 16 और 9 हो जाएगा आपका 25, ये वैल्यू हो जाएगी 60, सॉरी 5। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ये ट्राइंगल अलग है, ये 2 4 अंडर रूट 20 का है, ये 3 3 4 5 का है। यहां पर एंगल मान लेते हैं अल्फा, और इसको एंगल क्या मान लेते हैं? बीटा। यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर ये एंगल अल्फा तो यहां भी कितना हो जाएगा? अल्फा। तो अब दोनों फोर्स को देखिए कंपोनेंट करते हैं अलोंग दी वाई एक्सिस। क्यों वाई एक्सिस? क्योंकि वाई एक्सिस पे ही उसने कितना बताया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो E1 मान लीजिए और इसको E2 मान लीजिए। तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा E1 cos अल्फा, और नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आएगा तो कितना हो जाएगा? E2 cos बीटा। नेट 0 है, मतलब दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं E1 cos अल्फा इज इक्वल टू E2 cos बीटा। क्या बात क्लियर है? E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E1 की वैल्यू हो जाएगी K Q2 बाई रूट 20 का स्क्वायर मतलब 20 इंटू कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये 90 है, जो जाएगा बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा 4 बाई अंडर रूट 20 इज इक्वल टू E2 कितना? E2 हो जाएगा K Q3 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर कितना? 25 कॉस बीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हो जाएगा 4, हाइपोटेनस हो जाएगा कितना? 5। चलिए देखिए, तो Q से K से K कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, तो यहां बचेगा Q2 बाई 20 रूट 20 इज इक्वल टू Q3 बाई 25 इंटू 5। यहाँ पे रेशियो चाहिए Q2 बाई Q3, Q2 बाई Q3 इज इक्वल टू यहां हो जाएगा 20 रूट 20 अपॉन का 25। क्या 5 को मैं अंडर रूट ऑफ 25 लिख सकता हूं? तभी तो वैल्यू 5 आएगी। अब देखिए 5 से जाएगा 4 टाइम्स, 5 से जाएगा 5 टाइम्स, और यहां भी देखिए इसको, ये आपके पास एक साथ बनेगा, तो 5 का 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, ऊपर हो जाएगा 4 अंडर रूट 4, नीचे हो जाएगा 5 अंडर रूट 5, 4 का हो जाएगा 2, 8 अपॉन 5 अंडर रूट ऑफ 5। वैल्यू मुझे चाहिए x की, तो कंपेयर कर लेते हैं। 8 अपॉन 5 अंडर रूट ऑफ x, 8 से 8 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 5 आ जाएगी। तो यहाँ पर x का कितना वैल्यू हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे ध्यान दें। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये शीट वाला है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये शीट का। क्या गिवन है यहाँ पर? अ पॉइंट चार्ज है, Q को प्लेस कर रखा है एट द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल के सेंटर पे हमने चार्ज को प्लेस किया है, और जिसका इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस b है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ड्यू टू द चार्ज Q इन 3 डिफरेंट रीजन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। 3 पार्ट पे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। हम फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। सपोज मानिए एक ये है, ये आपके पास इनर और आउटर शेल, सेंटर पे चार्ज रखा है Q, और इनर की जो रेडियस है a है, आउटर की रेडियस है b है। ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है, और यहां पर रीजन कितना आ जाएगा? थर्ड। अब यहां पर हम फर्स्ट रीजन पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर एक चार्ज मिलेगा, इसका मतलब यहां पर फ्लक्स होगा, फ्लक्स है इसका मतलब यहां पर क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम कंडक्टर के अंदर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, और हम जानते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? 0। ये सेकंड पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? है 0।
फिर आउटर में हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। आउटर में जैसे ही गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो चार्ज के कारण बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। इसका मतलब जो थर्ड पार्ट मिलेगा, थर्ड रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए ऑप्शन पे ध्यान दें, कितना होगा, E फर्स्ट इज इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। E फर्स्ट और E सेकेंड, अच्छा यहां पर ये गलत है, E फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, E सेकेंड इज इक्वल टू 0 है, E थर्ड इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। E1 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, सेकेंड भी ये ठीक, लेकिन थर्ड पे 0 है, जबकि ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे E1 0, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा मिलेगा मेरे पास, सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, यहां पर क्या कहा गया है, एक हमारे पास पेंडुलम है जिसका मास m है और चार्ज q है, और कहां पर प्लेस किया गया है, और लेंथ अच्छा l है, प्लेस है बिटवीन द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड E as shown in the figure. Its bob has mass m, charge q. The time period of the pendulum. पेंडुलम का मुझे क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो ध्यान देते हैं, देखिए अगर ये मेरे पास पेंडुलम है और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, सपोज मानते हैं L है, इसका मास m है, तो इसमें वेट कहां लग रहेगा, mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई L बाई जी। लेकिन अब हमने क्या किया, जिसको यहां लिख देना है, अगर ये सिंपल है तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर दो कैपेसिटर की प्लेटें फॉर्म की, यहाँ पे चार्ज है प्लस 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 प्लस, और यहाँ पे भी चार्ज कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस माइनस, ये हो जाना है आपके पास माइनस 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 माइनस। तो ध्यान देते हैं, अब देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगना स्टार्ट हुआ है, मतलब प्लस माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कारण यहाँ पे फोर्स लगेगा, और फोर्स कितना हो जाएगा QE, और डाउनवर्ड डायरेक्शन पे क्या लग रहा है mg। तो नेट फोर्स कहां होगा, नेट फोर्स आपका इस डायरेक्शन पे होगा। देखिए जब तक कोई फोर्स नहीं था तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। जब हम एक और एक्स्ट्रा फोर्स इसमें एक्ट करने लगे तो अब इसका फॉर्मूला बन जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी इफेक्टिव। क्या फॉर्म हो जाएगा, g की जगह हम लोग क्या यूज कर लेंगे, g इफेक्टिव करेंगे। जब भी कोई एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट होगा तो वहां पर g की जगह हम क्या यूज करेंगे, g इफेक्टिव। अब कैसे निकलेगा जी इफेक्टिव, तो ध्यान दीजिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स लगेगा ये F इज इक्वल टू QE, मास के कारण वेट कहां लगेगा, डाउनवर्ड mg, नेट फोर्स कहां होगा, इसी डायरेक्शन पे लगेगा F नेट। F नेट की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं देखूं F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। F को मैं कह सकता हूं कितना, Q स्क्वायर E स्क्वायर प्लस हो जाएगा m स्क्वायर जी स्क्वायर। एफ नेट को हम लिखते हैं m, और यही हो जाएगा जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव देखिए यहां पे हम करेंगे तो 1 बाई m अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस m स्क्वायर जी स्क्वायर, m को अंदर ले जाइए, जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू बनेगी कितनी, जी स्क्वायर। ये है जी इफेक्टिव। टाइम पीरियड हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस कितना, जी स्क्वायर होगा। ऑप्शन पे ध्यान दे, देखिए g प्लस क्यू ई बाई एम ये नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट में आएगा एक और, यहां पर भी अगर हम ध्यान दें अंडर रूट आपके पास जी स्क्वायर नेट हो जाएगा अंडर रूट, यहां पर भी एक अंडर रूट आना चाहिए था, हाँ ऑप्शन में कहीं पे गलती आ रही है, अंडर रूट एल, यहां पर भी अंडर रूट आएगा, और ये हो जाएगा क्यू ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है, एक और अंडर रूट आना चाहिए था। चलिए क्या बात क्लियर है, तो इस वाले ऑप्शन के लिए आंसर कौन सा रहेगा, फोर्थ वाला ऑप्शन रहेगा, जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपॉन एम का होल स्क्वायर, और ये फिर से किसमें रहेगा, अंडर रूट पे रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है एज यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है उसकी
लैम्डा बाई 2 लीनियर चार्ज डेंसिटी है, न्यूटन कूलम्ब पर मीटर, नेट फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन क्यूब, और हमारे पास एक गॉसियन क्यूब है जिसका जो लेंथ है वो कितना है, √3 सेंटीमीटर है। If the wire passes through any two corner of the cube, और वो जो चार्ज वायर है इसको हम क्यूब के दो कॉर्नर से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, और वो कैसे होने चाहिए, दो कॉर्नर that are maximally displaced from each other, जो दो कॉर्नर होने चाहिए उनके बीच डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। तो उसके जो फ्लक्स मिला है उसकी वैल्यू है x न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान देते हैं, देखिए सपोज मान लेते हैं ये क्यूब है, ये क्यूब है, और इस क्यूब का जो साइड है वो कितना है, a साइड। क्यूब का साइड कितना गिवन है, a गिवन है, और a की वैल्यू मेरे पास गिवन है कितना है, √3 सेंटीमीटर। और एक रॉड है, ये पॉजिटिव रॉड मान लेते हैं टोटल, और इस रॉड की डेंसिटी मेरे पास गिवन है कितना, लैम्डा। क्या बात क्लियर है? अगर हम इसको इस क्यूब से पास कराएं और ऐसे दो कॉर्नर से पास कराएं जो कि क्या हो, मैक्सिमम हो, जिनके बीच डिस्टेंस, तो हम क्या करते हैं, ये देखिए ये बिहाइंड वाला कॉर्नर, ये फ्रंट वाला कॉर्नर, ये इनके बीच डिस्टेंस मैक्सिमम होगी। इसके बीच में हम चार्ज रख लेते हैं इस तरीके से, यूनिफॉर्मली चार्ज। इनके बीच डिस्टेंस कितनी होगी, ये होती है a√3, मतलब जो डिस्टेंस मिला है उसका √3 टाइम्स। यहाँ पर a की वैल्यू पहले से ही √3 है, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे पास, √3 हो जाएगी। चलिए ध्यान देते हैं। अब देखिए कितना हो जाएगा, फ्लक्स निकालना है, तो फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड कैसे निकलेगा, क्यू इनसाइड फाइंड करना पड़ेगा। तो क्यू इनसाइड निकालने के लिए हम जानते हैं डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन लेंथ। किस चीज की लेंथ, यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ मिली है, मुझे इतना ही चार्ज निकालना है, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं। जो चार्ज इस क्यूब के इनसाइड पे रहेगा उसी के कारण फ्लक्स निकलेगा। तो लेंथ कौन सा हो जाएगा, ये इनसाइड वाला ना, कॉर्नर टू कॉर्नर वाला रह जाएगा। यहाँ पे क्यू इनसाइड इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। तो फाई कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन। लैम्डा कितना है, 2 नैनो, 2 नैनो है, 2 इंटू 10⁻⁻⁹। लेंथ कितनी हो जाएगी, a√3। तो a की वैल्यू पहले से ही √3 थी, फिर उसका √3 टाइम्स आया, और √3 किसमें, सेंटीमीटर में, 10⁻⁻² इंटू यहां पर वैल्यू गिवन है 1/ε0। और ध्यान दीजिएगा जो ऑप्शन मिल रहे हैं वो पाई 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 में मिल रहा है, तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, ε0 को पाई में कन्वर्ट करना होगा। ये वाला पॉइंट देखिए, 1/4πε0 की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। 1/ε0 की वैल्यू इधर जाएगा 9 4 36 पाई इंटू 10⁻⁹। 1/ε0 की वैल्यू हो जाएगी 36 पाई इंटू 10⁻⁹। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा कितना, 3, और ये हो जाएगा 10⁻⁹, 10⁻⁹, ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 36 पाई इंटू हो जाएगा 10⁻⁻²। सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 216 पाई इंटू 10⁻⁻², 2.16 पाई। तो यही रहेगा आंसर। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 2.16 पाई, यही आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आ रहा है हमारे पास, ये प्रॉब्लम क्या है, इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, प्लेस कर रखा है कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। फिर से देखिए एक शीट आ गई है, और शीट के जस्ट आउटसाइड पे हमने क्या प्लेस किया गया है, एक डाइपोल प्लेस किया है, हैविंग पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट। इसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा नॉट। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट होगा और कौन सा इनकरेक्ट होगा। किस किस के बारे में बात की गई, देखिए टॉर्क के बारे में बात की गई है, नेट फोर्स के बारे में बात की गई है, फिर से टॉर्क, फिर से नेट फोर्स, फिर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात हुई है, फिर टॉर्क के बारे में बात की है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क के बारे में बात की है। मेनली 3 चीजों पे बात हुई है, फोर्स पे बात हुई है, टॉर्क पे बात हुई है, और पोटेंशियल एनर्जी पे बात की गई है। जरा ध्यान देते हैं, ये शीट मान लेते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, और इस शीट पे हमने क्या रखा है, डाइपोल रखा है। इस पे चार्ज माइनस क्यू है, यहां पर चार्ज प्लस क्यू है,
देखिए शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जो कि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बनेगी। अगर हम गौर से देखें इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो फोर्स कहां लगेगा, ये F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और इस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। दोनों में चार्ज इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल है, इसका मतलब जो दोनों में फोर्स लगेगा, नेट फोर्स इसमें कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इधर फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू क्यू ई, यहां फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू क्यू ई, तो नेट फोर्स F नेट कितना हो जाएगा यहां पर, जीरो। एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात, टॉर्क पे बात कर लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो जगह पीई साइन थीटा। साइन थीटा किसके बीच का एंगल, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो अगर हम गौर से देखें ये माइनस से प्लस है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो जानी है, जीरो, मतलब इस पे टॉर्क भी नहीं लगेगा। अब आते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी पे, तो पोटेंशियल U इज इक्वल टू माइनस डाइपोल मोमेंट डॉट ई वेक्टर, तो यहां पर माइनस का P वेक्टर ये हो जाएगा आपके पास माइनस का PE, डॉट हटेगा तो कितना आएगा, cos थीटा। P और E के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा। यहां पे मैं लिखता हूं माइनस का PE, माइनस P तो ऐसे ही रहेगा, E की वैल्यू जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो भी किस में मिलेगी, नेगेटिव में मिलेगी। अब ऑप्शन पे ध्यान दिए, टॉर्क ऑन डाइपोल इज जीरो, ये बिल्कुल सही है। नेट फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द शीट, ये गलत है, क्योंकि नेट फोर्स आपका कहां मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं कि नेट फोर्स दूर की तरफ मिलेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, जबकि यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, जीरो है, ये ऑप्शन गलत होगा। सेकंड ऑप्शन पे ध्यान दें, टॉर्क ऑन डाइपोल इज जीरो, बिल्कुल सही है, लेकिन नेट फोर्स एक्ट टुवर्ड द शीट, ये टुवर्ड द शीट भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल मिनिमम, बिल्कुल सही, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डाइपोल का मिनिमम होगा, और टॉर्क जीरो होगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अब अगर हम बात करें सेकंड में मैक्सिमा, तो ये मैक्सिमा नहीं होगा, क्या बात क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन हमारा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पे ध्यान दें, नेक्स्ट पे ध्यान दें। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एक चार्ज है क्यूब, प्लेस कर रखा एट अ सेंटर ऑफ वन ऑफ द सरफेस ऑफ द क्यूब, द फ्लक्स लिंक विद द क्यूब। एक चार्ज है जिसको क्यूब के एक सरफेस पे हमने रखा है, और हमें बताना है उस चार्ज के कारण उस पूरे क्यूब में फ्लक्स कितना होगा। हमें फिर से गॉस लॉ को यूज करना पड़ेगा। देखिए ये क्यूब है, इसके सरफेस पे चार्ज हमने प्लेस किया है, तो अभी ये ओपन है, इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिकली क्लोज करना होगा, और सिमेट्री क्लोज करने के लिए हमें यहां पर एक और क्यूब प्लेस करना पड़ेगा, ये आ जाएगा आपके पास, एक और क्यूब प्लेस करना होगा, इस तरीके से एक और क्यूब प्लेस हो, तो पूरे क्यूब के कारण फाई कितना हो जाएगा, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, और हमें सिर्फ इस वाले क्यूब से निकालना है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गई बात, तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, ये आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, एक चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज कितना है, माइनस क्यू, मास m है, रिवॉल्व रेडियस r, सर्किल है रेडियस r, उस पे ये रोटेट कर रहा है, किसके अराउंड, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा। एक रॉड के अराउंड ये क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है, जिसकी डेंसिटी प्लस लैम्डा है, एंड टाइम पीरियड विल बी गिवन एज, हमें क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है कि टाइम पीरियड कितना होगा। अभी फाइंड किया था, बिल्कुल सेम वही है। ये हमारे पास क्या है, रॉड है, पॉजिटिव है, यहां पर एक चार्ज माइनस का क्यू चार्ज रिवॉल्व कर रहा है इस डायरेक्शन पे। देखिए क्या होगा, इस पॉजिटिव के कारण यहां पर फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। व्हाट इज द r, r कहलाएगा आपका सर्कुलर पाथ का रेडियस, तो फोर्स कितना होगा, फोर्स हो जाएगा q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और F सेंट्रीपिटल फोर्स,
जाएगा क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू सेंटीमीटर का फॉर्मूला एक और होता है कौन सा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब स्टार्ट करें तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो इसको देखिए क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ पर देखिए जो भी ऑप्शन है वो के टर्म्स पर है, हमें यहाँ पर के बनाना पड़ेगा, फॉर्म करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं कह सकता हूं 2 के क्यू लैम्डा अपॉन कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर। यहां पे ले आइए तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ऊपर एम अपॉन में हो जाएगा 2 के क्यू लैम्डा। टी स्क्वायर है, अंडर रूट आएगा तो अंडर रूट में 2 बाहर, पाई बाहर, आर बाहर, अंडर रूट ऑफ एम अपॉन 2 के क्यू लैम्डा, ये रहेगा ऑप्शन। टाइम पीरियड ढूंढते हैं तो टाइम पीरियड कहां मिलेगा, देखिए ये 1/2 पाई आर, 1/2 पाई नहीं होगा, टी स्क्वायर आर क्यूब भी नहीं होगा, तो कौन सा मिलेगा, ये वाला। देखिए 2 पाई आर एम अपॉन 2 के लैम्डा, एम अपॉन 2 के क्यू लैम्डा, क्लियर है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड a इज इक्वल टू 1 है और नॉर्मली इन फ्रंट ऑफ ए पॉइंट चार्ज, और इस साइड में फ्रंट पे क्या रखा है, एक चार्ज रखा है q, ठीक है, स्क्वायर है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द शेडेड रीजन, ये जो शेडेड पोर्शन है यहां से मुझे क्या फाइंड करना है, फ्लक्स फाइंड करना है, और वैल्यू गिवन है 5 अपॉन पी इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है पी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मेरे पास सपोज मानिए एक शीट है और इस शीट से किसी डिस्टेंस पर एक चार्ज है क्यू, तो मुझे अगर फ्लक्स निकालना है तो सबसे पहला काम क्या होगा, मुझे यहाँ पर इसको क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करेंगे तो एक क्यूब बनेगा, तो क्यूब के इस चार्ज के कारण क्यूब के थ्रू कितना आपके पास फ्लक्स होगा, तो हम देखते हैं अगर ये क्लोज हमने किया इस तरीके से, अगर हमने क्लोज किया है तो क्लोज करने के कारण कितना हो जाएगा, यहां पर फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो पूरे क्यूब के कारण है, लेकिन मुझे सिर्फ किस सरफेस, इस सरफेस के थ्रू निकालना है, तो मुझे कितने पार्ट होंगे क्यूब में, 6 पार्ट होंगे। 6 पार्ट के कारण कितना मिल रहा है मुझे टोटल फ्लक्स, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई मैं बोलूंगा ये किसके कारण मिला, 6 सरफेस के कारण। 6 सरफेस के कारण कितना फ्लक्स मिल रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मुझे सिर्फ एक सरफेस के लिए चाहिए तो मुझे इसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फाई एक सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, एक सरफेस के लिए हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गई बात। अब हमसे पूछा है शेडेड पोर्शन के लिए, तो अब जरा ध्यान देते हैं ये जो शेडेड पोर्शन था इस तरीके से, ये शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन को उन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया, देखिए एक तो आपके पास ऐसे ही है, यहां पर आपके पास डिवाइड हुआ ये पोर्शन, तो हम इसको टोटल इसी पोर्शन पे डिवाइड करते हैं इस तरीके से, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये कितने पार्ट हो गए, 8 पार्ट। तो टोटल हमने इस सरफेस को कितने पार्ट से डिवाइड किया है, 8 पार्ट से डिवाइड किया है। तो मुझे जो एक सरफेस के कारण मिला है, पूरे सरफेस के कारण जो मिला है वो किसके इक्वल होगा, वो 8 पार्ट के इक्वल होगा। तो हम कहते हैं फ्लक्स जो है वो और कुछ नहीं, 8 पार्ट से टोटल फ्लक्स है। तो मुझे बताना है सिर्फ किसका, एक पार्ट का कितना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना होगा। तो मुझे सिर्फ एक पार्ट के लिए चाहिए, एक पार्ट के लिए जो है क्यू अपॉन 6 इंटू 8 एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ में आई। अब टोटल कितने पार्ट चाहिए, तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे कितना है, ये एक पूरा पार्ट है, ये भी पूरा पार्ट है, लेकिन ये आधा है, मतलब एक पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4 और टोटल कितने, 5 पार्ट से चाहिए। एक पार्ट से मिल गया है, टोटल 5 पार्ट का कितना हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 पार्ट से निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा 48 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू देखिए गिवन है 1 कूलम, यहाँ पे हो जाएगा 5 अपॉन 48 एप्सिलॉन नॉट। कंपेयर करिए जरा इसको,
5 और एप्सिलॉन नॉट यहाँ है, 5 और एप्सिलॉन नॉट यहाँ है, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये है 5 पार्ट के का, तो P की वैल्यू यहां पर हो जाएगी कितनी? 48 वैल्यू। यही आंसर है हमारे। चलिए फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, जल्द ही हम इसका एक सेकंड पार्ट लेके जाएंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।